आज हम क्लास 12 बायोलॉजी मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। पूरा सॉल्यूशन आपको समझाएंगे कि किस तरह से आप लिखें तो अच्छे नंबर लाएंगे, और ये भी बताएंगे कि किस प्रश्न में आपको कितना लिखना है तो पूरे नंबर आप पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। इसे देखिए, इस तरह से आपको लिखना है। उत्तर संख्या 1 डालेंगे। उत्तर संख्या 1 डाल करके 1 का का यहां पर डालेंगे, क्योंकि देखिए 1 का में दूसरा वाला सही है, इसलिए यहां पर दूसरा लिख देंगे। दूसरा लिखने के बाद डालेंगे फ्लेमिंग, या पूरा लिख सकते हैं कि फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। फिर देखिए, दूसरा प्रश्न है, पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ था? तो जो टमाटर है ये पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ था। तो अब यहां पर तीसरा सही है, तो लिखेंगे तीसरा, पहले का खा, और टमाटर पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ था। फिर देखिए, अगला प्रश्न है कि द्विनिषेचन क्रिया होती है शैवालों में, आवृतबीजी पौधों में। तो आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया होती है, तो लिखेंगे 1 का गा, और दूसरा सही है, तो द्विनिषेचन की क्रिया आवृतबीजी पौधों में होती है। अब मैंने पूरा लिखा, इसलिए इसको अंडरलाइन भी कर दिया है। अगर आप भी पूरा लिखेंगे तो अंडरलाइन कर देंगे, वरना यहां आवृतबीजी पौधों में दूसरा लिख करके आवृतबीजी पौधों में लिख देंगे। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जैव प्रबलता का उदाहरण है? तो जैव प्रबलता का उदाहरण गोल्डन राइस है। तो देखिए, यहां लिखेंगे 1 का घा, लिखेंगे जैव प्रबलता का उदाहरण गोल्डन राइस है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 2 का लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न गुणों के नाम लिखिए। तो देखिए, इसको किस तरह से लिखना है, कितना लिखना है, आइए जानते हैं। देखिए, उत्तर संख्या 2 डालेंगे। पहली बात तो उत्तर संख्या 2 डालेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे और अंडरलाइन भी उत्तर संख्या 2 को कर देंगे। और फिर इसके बाद 2 का यहां डालेंगे और हेडिंग डालेंगे लिंग संलग्न गुण। आप इस तरह से लिखेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। हेडिंग डाल करके उत्तर संख्या स्पष्ट रूप से, और इधर भी यहां पर अंकित करेंगे स्पष्ट रूप से। तो लिंग संलग्न गुण होते क्या है वास्तव में? तो जंतुओं में कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति उनके लिंग से संबंधित होती है। जो कुछ आनुवांशिक लक्षण होते हैं, उन आनुवांशिक लक्षणों की जो वंशागति होती है वो कहां से संबंधित? लिंग से संबंधित होती है। अर्थात उन विशिष्ट लक्षणों का नियमन करने वाले जीन लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। और अगर मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य में जो पुरुष होता है उसमें XY लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, और स्त्री में XX लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इन्हीं लिंग गुणसूत्रों पर क्या कहा गया है कि उन विशिष्ट लक्षणों का नियमन करने वाले जीन लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं। तो यहां पर मान लीजिए लिंग गुणसूत्रों पर ये पाए जाते हैं, इसे ही लिंग संलग्न गुण कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? लिंग संलग्न गुण कहते हैं। और इन गुणों या लक्षणों की वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहा जाता है। माने इन गुणों का इनकी संतानों में जाना, इनके पुत्रों में जाना क्या कहलाता है? लिंग संलग्न वंशागति कहलाता है। और अगर एग्जाम्पल पूछा जाए, उदाहरण क्या है, तो वर्णांधता और हीमोफीलिया 2 लिंग संलग्न गुण होते हैं। अगर आप लोग वर्णांधता पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं, हीमोफीलिया पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल में चित्र सहित मैंने बहुत ही सरल भाषा में वर्णांधता के सभी उदाहरण, हीमोफीलिया के सभी उदाहरण आपको समझाए हुए हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण क्या है? टीकाकरण समझाना है क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है। ये देखते हैं इस पे कितना लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। तो देखिए, हेडिंग डालेंगे टीकाकरण, और 2 का खा है तो लिखेंगे 2 का खा। तो किसी रोग के रोगाणुओं को मारकर, कोई रोग है उसके रोगाणुओं को मारकर, रोगाणु क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं। जैसे विषाणु है और जीवाणु है, कवक है यानी वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये सब क्या होते हैं? रोगाणु होते हैं। तो किसी रोग के रोगाणुओं को मारकर या प्रभावहीन बनाकर, या तो मारकर या फिर उनको प्रभावहीन बनाकर, अपना प्रभाव न दिखा पाए, या फिर उनसे संबंधित प्रतिजन को प्रभावहीन बनाकर शरीर में पहुंचा देते हैं। जिससे संबंधित प्रतिजन होते हैं उनको प्रभावहीन बनाकर शरीर में पहुंचा दिया जाता है। इसे ही टीका कहा जाता है या वैक्सीन कहा जाता है। टीका को वैक्सीन कहते हैं अंग्रेजी में। और
इस प्रकार की प्रतिरक्षा प्राप्त करने को, यानी इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा प्राप्त होती है उसे ही टीकाकरण कहते हैं या वैक्सीनेशन कहा जाता है। वैक्सीनेशन, टीकाकरण कहो चाहे टीका लगाना कहो, तो टीका लगाने से शरीर में रोगों से संबंधित एंटीबॉडीज बन जाती है। जब टीका लगता है तो जो हमारी बॉडी होती है उसमें रोगों से संबंधित, चाहे जो भी रोग हो, उन रोगों से संबंधित एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है और प्रतिरक्षा स्थापित हो जाती है, यानी उस रोग से हम बच जाते हैं। तो इस तरह से टीकाकरण लिख देंगे। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है जीन चिकित्सा क्या है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कितना लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। तो देखिए हेडिंग डालेंगे जीन चिकित्सा, 2 का गा है तो 2 का गा भी इधर लिखेंगे ताकि एग्जामिनर स्पष्ट रूप से देख पाए कि किस प्रश्न का आंसर आपने कहां लिखा है। जीन चिकित्सा डालेंगे और लिखेंगे आनुवांशिक रोग की चिकित्सा के लिए रोगी की कोशिकाओं और ऊतकों में उस रोग की सामान्य क्रियाशील जीन को प्रविष्ट कराने या त्रुटिपूर्ण जीन में आवश्यक सुधार या परिवर्तन लाने की विधि को जीन चिकित्सा कहा जाता है। माने ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति रोगी है, किसी को आनुवांशिक रोग कोई है और उस रोग की जो जीन है, जो रोगी जीन है या अक्रिय जीन है जो काम नहीं कर पा रही है, उस जीन को वहां से हटा दिया जाए और उसकी जगह पर कोई दूसरी जीन प्रविष्ट करा दी जाए, दूसरी जीन लगा दी जाए, तो इसे ही जीन चिकित्सा कहा जाता है। यानी जीन चिकित्सा के माध्यम से आनुवांशिक बीमारियों को दूर किया जाता है। तो जीन चिकित्सा को जीन सर्जरी अथवा जीन थेरेपी भी कहा जाता है, चाहे जीन सर्जरी कहो या जीन थेरेपी भी कहा जाता है। और जीन चिकित्सा विधि की खोज की अगर बात की जाएगी तो सन 1992 में इटली और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने की थी। तो इस तरह से थोड़ा सा लिख देंगे और इसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है सहोपकारिता की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। सहोपकारिता और सहभोज्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। सहोपकारिता और सहभोज्यता वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये देखते हैं इसमें कैसे लिखेंगे और उदाहरण क्या देंगे। देखिए यहां पर पॉइंट डालेंगे 2 का घा ताकि उत्तर संख्या पता चले कि किसका आप आंसर दे रहे हैं। और यहां पर सहोपकारिता लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 जीवों के बीच का ऐसा पारस्परिक संबंध, कोई 2 जीव हैं, इन दोनों जीवों के बीच का ऐसा पारस्परिक संबंध जिसमें दोनों सहभागी समान रूप से लाभान्वित होते हैं। यानी जितना लाभ इसको होता है उतना ही लाभ इसको भी होता है, इसलिए कहा कि दोनों सहभागी समान रूप से लाभान्वित होते हैं और ये जीवित रहने, भोजन तथा कॉलोनी बनाने में एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। चाहे वो जीवित रहने के लिए हो, चाहे घर बनाने के लिए हो यानी कॉलोनी बनाने के लिए हो, चाहे भोजन के लिए हो, ये दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं और दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं। इसे ही सहोपकारिता कहा जाता है। अगर उदाहरण देखा जाए तो जैसे लाइकेन और साइकस की प्रलाभीय जड़ें होती हैं, लाइकेन और साइकस की प्रलाभीय जड़ें, तो ये उदाहरण हो जाएगा। फिर आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है असंग जनन क्या है, इसका एक महत्व बताइए। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। एपोमिक्सिस क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, आइए देखते हैं। तो देखिए यहां पर पॉइंट डालेंगे 2 का अंगा, क्योंकि 2 का अंगा है, और हेडिंग डालेंगे असंग जनन, हेडिंग जरूर डालना है। और इसके बाद लिखेंगे जब पौधों में संयुग्मन तथा अर्धसूत्री विभाजन ना हो, ना तो संयुग्मन हो यानी नरयुग्मक मादायुग्मक मिले भी ना, और ना तो अर्धसूत्री विभाजन हो और द्विगुणित कोशिका से एक नया पौधा बन जाए, तो उसे ही असंग जनन कहा जाता है। पौधों में संयुग्मन भी ना हो, अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो और द्विगुणित कोशिका से एक नया पौधा बन जाए, नया जीव बन जाए, तो उसे ही असंग जनन या एपोमिक्सिस कहा जाता है। और असंग जनन की खोज विकलर नामक वैज्ञानिक ने सन 1908 ईस्वी में की थी। 1908 में इसका महत्व पूछा गया था, तो हेडिंग डालेंगे महत्व और लिखेंगे इसमें बीजों को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कृषि एवं बागवानी में इसका बहुत लाभ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, इसका नियंत्रण कैसे होता है। तो एंट अमीबा के द्वारा पेचिस नामक बीमारी हो जाती है और इसका नियंत्रण कैसे होगा, आइए पूरा क्वेश्चन कैसे लिखेंगे कॉपी में देखते हैं।
तो देखिए उत्तर संख्या डालेंगे 3, स्पष्ट रूप से उत्तर संख्या आपको 3 डालना है, एक लाइन छोड़ देना है और फिर 3 का डालना है। इधर डालेंगे कॉलम में 3 का, ये लाइन जरूर खींच लेंगे, कॉलम बना लेंगे और 3 का डालेंगे। लाइन खींची आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आपको लाइन नहीं खींचना पड़ेगा और 3 का इधर डाल लेंगे। फिर लिखेंगे एंट अमीबा द्वारा पेचिस या अमीबिएसिस नामक रोग हो जाता है। चाहे पेचिस का हो, चाहे अमीबिएसिस का हो, या अमीबता भी कहा जाता है, अमीबता भी इसे ही कहा जाता है। तो पेचिस, अमीबिएसिस, अमीबता तीनों एक ही हैं। तो एंट अमीबा के द्वारा पेचिस या अमीबिएसिस नामक रोग हो जाता है। और पेचिस में पेट में ऐंठन होने लगती है, जो पेट हमारा होता है वो ऐंठने लगता है और बार बार दस्त लगते हैं, बार बार दस्त जाना पड़ता है। और अधिक हो जाने पर यानी ज्यादा हो जाने पर रक्त के साथ में श्लेष्मा अथवा आंव कह सकते हो, श्लेष्मा कहो या आंव कहो, आने लगता है। और जो एंट अमीबा है ये प्रोटोजोआ संघ का जंतु होता है। अगर इसके नियंत्रण की बात की जाए, क्योंकि नियंत्रण पूछा था, तो हेडिंग डालेंगे नियंत्रण और लिखेंगे पेचिस हो जाने पर किसी योग्य चिकित्सक से तुरंत उपचार करवाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर हो, योग्य चिकित्सक हो तो उसे तुरंत उपचार करवाएं। और इसके अलावा कई उपाय आप कर सकते हैं। कौन कौन से उपाय हैं? गंदगी की रोकथाम करके इसे रोका जा सकता है, गंदगी न रखें। दूसरा, जल शुद्ध रखें, जल की शुद्धता बनाए रखें। तीसरा, खाने पीने की चीजों में सावधानी रखें। रोग हो जाने पर मेट्रोजिल, ट्राइडेजाल, डिपेंडाल एम आदि औषधियां आप ले सकते हैं। देखिए इस तरह से आप चित्र भी बना दीजिए, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का चित्र भी बना दीजिए ताकि अच्छे नंबर प्राप्त हों। चित्र बनाने से क्या होगा कि एग्जामिनर पर प्रभाव अच्छा पड़ता है और अच्छे नंबर मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन है 3 का हो गया था, 3 का खा है डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। तो चलिए देखते हैं डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी कैसे लिखेंगे और कौन सा चित्र बनाएंगे। देखिए हेडिंग डालेंगे डाउन सिंड्रोम और यहां पर डालेंगे 3 का खा, डाउन सिंड्रोम 3 का खा। हेडिंग जरूर डालना है, यह एक ऑटोसोमल विकार है। पहली बात तो क्या है, ऑटोसोमल विकार है, ये लिखेंगे। फिर जो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों में एकाधिक सूत्रता के कारण होता है। एकाधिक सूत्रता का मतलब होता है एक अधिक गुणसूत्र हो जाता है। देखिए हर एक जोड़ी में पेयर होता है, एक माता वाला एक पिता वाला। यहां पर देखिए चित्र बना हुआ है, एक माता से आता है एक पिता से आता है, एक पिता से आता है और एक माता से आता है। तो ये एक गुणसूत्र हुआ, एक जोड़ी होता है। और दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। अब देखिए इसमें 21वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र है इसमें 3 हो गए हैं। ऐसे सभी में 2-2 हैं, लेकिन 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में 3 गुणसूत्र हो गए हैं। इसलिए लगा है एकाधिक सूत्रता के कारण, एक अधिक गुणसूत्र के कारण या ट्राइसोमी के कारण 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसलिए क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में ये होता है, 3 गुणसूत्र जब होते हैं तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। और ऑटोसोमल विकार है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या 47। इस सिंड्रोम का वर्णन लैंगडन डाउन ने सन 1866 में किया था। तो डाउन इनका नाम है वैज्ञानिक का और सिंड्रोम विकार होता है। फिर डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों का जो चेहरा होता है वो मंगोलों के समान, जैसे मंगोलियन होते हैं बिल्कुल वैसे ही मंगोलों के समान चेहरा हो जाता है। इसीलिए इस रोग को मंगोलियन जड़ बुद्धिता भी या मंगोलियन जड़ता भी कहा जाता है, डाउन सिंड्रोम को। और इन व्यक्तियों का माथा चौड़ा होता है। जिनको ये रोग हो जाता है उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनका माथा चौड़ा होता है, गर्दन छोटी होती है, वह चौड़ी चौड़ी सी होती है, अंगुलियां छोटी छोटी सी हो जाती हैं, ठूंठ जैसी हो जाती है, जैसे ठूंठ होता है, चेहरा चांद के समान हो जाता है, चांद जैसा। नेत्र एक दूसरे से काफी दूरी पर हो जाते हैं, काफी दूरी पर। और इसके बाद में गुणसूत्रों वाला आप चित्र बना दीजिए, जोड़े वाला, पेयर वाला, 1 2 3 4 5 से लेकर के 23 तक, क्योंकि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अब देखिए यहाँ पर 21वीं जोड़ी में ये हुआ था। और ऑटोसोमल विकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑटोसोम की संख्या में होता है, जबकि 2 गुणसूत्र लिंग वाले होते हैं। तो इस तरह से 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है स्त्री जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो 3 का गा खंड है, आइए इसको देखते हैं।
देखिए 3 का गा डालेंगे और हेडिंग डालेंगे स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र या चित्र। और बहुत ही आसान मैंने चित्र यहां पर बताया हुआ है, इस तरह से चित्र आप बना देंगे और लिखेंगे। ये जो होती है ये अंडवाहिनी, इधर भी एक अंडवाहिनी होती है, एक इधर अंडवाहिनी होती है, तो इस तरह से 2 अंडवाहिनियां होती हैं। और एक अंडाशय इधर होता है ये वाला, और एक अंडाशय इधर होता है, तो 2 अंडाशय होते हैं। और ये गर्भाशय होता है, यहां पर योनि होती है, तो इस तरह से सर्विक्स होती है। इस तरह से पूरी संरचना बना देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 3 का घा, बहुभ्रूणता की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। चलिए इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे और कितना लिखना है। तो देखिए 3 का घा डालेंगे इधर पॉइंट और लिखेंगे बहुभ्रूणता, फिर लिखेंगे बीज में 1 से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहते हैं। जो बीज होता है उसमें अगर 1 से अधिक भ्रूण बन रहे हैं तो उसे ही बहुभ्रूणता कहा जाता है। 1 से अधिक एम्ब्रियो बन रहे हैं तो उसे ही बहुभ्रूणता कहा जाता है। और यह जिम्नोस्पर्म पौधों की विशेषता होती है। जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं उनकी विशेषता होती है। और बहुभ्रूणता में युग्मनज अथवा जायगोट 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है, या तो 2 भागों में जायगोट बढ़ जाएगा या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है। और प्रत्येक भाग से भ्रूण बनता है या प्रत्येक भाग से एम्ब्रियो बनता है। जितने भी भाग बन जाएंगे उनसे एम्ब्रियो का निर्माण होगा। जैसे क्रोटोलेरिया में जो क्रोटोलेरिया होता है इसमें भी बहुभ्रूणता पाई जाती है। जैसे निम्फिया होता है इसमें भी बहुभ्रूणता पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सन 1719 ईस्वी में संतरे में की थी। खोज कैसे हुई? संतरे में हुई। किसने की? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सन 1719 ईस्वी में की थी। और बहुभ्रूणता कई प्रकार की होती है। सरल बहुभ्रूणता, मिश्रित बहुभ्रूणता, विदलन बहुभ्रूणता, अपस्थानिक बहुभ्रूणता। इस तरह से आप इनके बारे में चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन ज्यादा नंबर का प्रश्न नहीं है इसलिए इतना ही बताइए। फिर बहुभ्रूणता से प्राप्त नवोद्भिद, नवोद्भिद वो पौधा होता है जिसमें पत्ती वगैरह न बनी हो अभी, उसे नवोद्भिद कहा जाता है। तो बहुभ्रूणता से प्राप्त नवोद्भिद जनक पौधे के समान होता है और ये कायिक प्रजनन के समान ही उपयोगी होता है। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये अगला क्वेश्चन है 3 का लास्ट वाला, वहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। वहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है, आइए समझते हैं। तो देखिए डालेंगे इधर पॉइंट 3 का अंगा और वहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों का महत्व, ये हेडिंग जरूर डालेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। फिर लिखेंगे अपशिष्ट पदार्थों में मलमूत्र व अतिरिक्त कूड़ा करकट तथा नगरों से बहकर आने वाला जल होता है। भाई जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसमें क्या होगा? मलमूत्र होगा, मलमूत्र, कूड़ा करकट होगा, कूड़ा करकट, और नगरों से बहकर जो जल आता है वो होगा। अब जो इसमें कठोर पदार्थ भी बहुत सारे होंगे, तो इसमें उपस्थित जो ठोस पदार्थ होते हैं उन ठोस पदार्थों को सड़ाने में सूक्ष्म जीवों की अहम भूमिका होती है। इन ठोस पदार्थों को सड़ाते हैं, खत्म करते हैं, गलाते हैं ये सूक्ष्म जीव। और सीवेज के अवक्षेप को खाद के रूप में काम लेते हैं। जब वो सड़ जाता है तो उसका जो सीवेज बचता है नीचे उसको खाद के रूप में काम में लाया जाता है, खाद। और उसमें से जो CO2 मुक्त होती है, तो मुक्त हुई CO2 वायुमंडल में पहुंचकर पुनः प्रकाश संश्लेषण के काम आती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में काम आती है। और सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये गोबर, मल, सड़ी गली पत्तियों व मृत पौधों को तथा खाद और ह्यूमस में बदलकर भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। इस तरह से भूमि की उर्वरता को भी बढ़ाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा। फिर चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है चौथे का पहला, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था? तो चलिए इसको देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है और पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा था, कैसे लिखेंगे आइए जानते हैं। तो देखिए हेडिंग डालेंगे उत्तर संख्या 4, उत्तर संख्या 4 आपको डाल लेना है। फिर इधर डालना है 4 का स्पष्ट रूप से डालेंगे ताकि एग्जामिनर को चेक करने में कोई भी परेशानी ना हो। फिर यहां डालेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी, अंडरलाइन कर देंगे इस तरह से, और लिखेंगे सहायक जनन तकनीक के प्रयोग से या सहायक जनन प्रौद्योगिकी के प्रयोग से पैदा हुए बच्चों को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। जो सहायक जनन तकनीक या प्रौद्योगिकी के माध्यम से बच्चे पैदा होते हैं, आर्ट के माध्यम से बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। और ऐसे दंपति जो अपना
खुद का बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं या खुद से बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं, अथवा बांझपन वाले जो दंपति होते हैं, बांझपन वाले दंपति या बांझ दंपति इस तकनीक के माध्यम से संतान का सुख प्राप्त कर सकते हैं या उनके संतानें हो सकती हैं। सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कई विधियां हैं, जैसे IVF, GIFT गिफ्ट, IUI, IUT आदि कई सारी विधियां हैं और इन सब पर अलग अलग वीडियो मेरे चैनल में अपलोड है। चाहे IVF हो, गिफ्ट हो, IUI हो, IVT हो, इन सब पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है। आप लोग चाहें तो चित्र से समझ सकते हैं। सर्वप्रथम इंग्लैंड के ओल्घम शहर की लेस्ली व गिलबर्ट ब्राउन नामक दंपति क्या नाम क्या था, माता पिता का नाम क्या था, लेस्ली व गिलबर्ट। कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के ओल्घम शहर में। लेस्ली व गिलबर्ट ब्राउन नामक दंपति ने 25 जुलाई सन 1978 को, याद रखेंगे, विश्व की प्रथम परखनली शिशु के रूप में ल्यूसी जॉय ब्राउन, प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था, ल्यूसी जॉय ब्राउन को जन्म दिया था। तो इस तरह से दोनों आंसर हो जाएंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है और प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है, आइए समझ लेते हैं। तो देखिए 4 का खा इधर पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा इधर लिख लेंगे, निष्क्रिय प्रतिरक्षा लिख लेंगे और कॉलम इस तरह से बना लेंगे। फिर पहला पॉइंट सक्रिय प्रतिरक्षा में लिखेंगे, जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती हैं तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। मतलब अपने शरीर की कोशिकाएं प्रतिरक्षा उत्पन्न करें तो उसे ही सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, अपनी खुद की कोशिकाएं। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे शरीर को दिए जाते हैं या दूसरे के शरीर के दिए जाते हैं, चाहे बने बनाए कह लो, तो उसे ही निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। फिर अगले पॉइंट में लिखेंगे, इस प्रतिरक्षा में अधिक समय लगता है। जो सक्रिय प्रतिरक्षा चूंकि अपने शरीर में बनती है इसलिए अधिक समय लगता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में बना बनाया लेना है, दूसरे का लेना है तो तुरंत राहत मिलती है, इंजेक्शन के माध्यम से आप ले सकते हैं। फिर अगला है सक्रिय प्रतिरक्षा में कि इससे शरीर को किसी अन्य कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। जो सक्रिय प्रतिरक्षा है इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं या इससे शरीर को कोई अन्य कठिनाई नहीं होती है। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो है इससे शरीर को अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। फिर अगला पॉइंट है, सक्रिय प्रतिरक्षा पूरे जीवन काम करती है। जो सक्रिय प्रतिरक्षा है पूरे जीवन भर चलती रहती है, पूरे जीवन भर काम करती है, जबकि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है इसका प्रभाव कुछ समय के लिए होता है, पूरे जीवन भर कार्य नहीं करती है। फिर अंतिम पॉइंट है, सक्रिय प्रतिरक्षा में उदाहरण है जैसे मानव में चेचक की बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा जो होती है वो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है, जैसे मानव में काली खांसी है, टिटनेस है, रेबीज है आदि रोग के टीकाकरण होते हैं या टीके लगाए जाते हैं, तो ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए चौथे प्रश्न का गा खंड है, मरुद्भिद किस प्रकार की शुष्क परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए चौथे का गा लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे मरुद्भिदी अनुकूलन। क्या लिखेंगे, अधिकांश मरुद्भिदी पौधे आकार में छोटे व बौने होते हैं। जो मरुद्भिद पौधे होते हैं, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं और बौने होते हैं और शुष्क व तेज चलने वाली वायु के प्रभाव से बचे रहते हैं। चूंकि छोटे हैं और बौने हैं तो वो क्या होंगे, जब छोटे हैं या बौने हैं तो क्या होगा कि वो शुष्क जो तेज हवाएं चलती हैं उनसे बचे रहते हैं। और अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन व पानी की कमी से बचने के लिए मरुद्भिद पौधों में कई तरीके के अनुकूलन हो जाते हैं। चूंकि अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन ना हो, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पौधों की सतह से जल का भाप बनकर उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो अगर वाष्पोत्सर्जन होगा तो पानी की कमी हो जाएगी, तो पानी की कमी से बचने के लिए ये कई तरह से अनुकूलित हो जाते हैं। जैसे जड़ें इनकी जो होती हैं सुविकसित होती हैं और अत्यधिक शाखित होती हैं और भूमि में गहराई तक चली जाती हैं, अधिक गहराई तक पहुंचती ताकि जल मिल जाए उनको। जल की खोज में अधिक विकसित होंगी, अत्यधिक शाखित होंगी और अधिक गहराई तक जाएंगी। फिर अगला है मूल रोम बहुत अधिक संख्या में होंगे। जो उसमें मूल रोम लगे होंगे वो अधिक संख्या में होंगे
और मरुद्भिदी पौधों के तने मांसल व सरस होते हैं। जो तने होते हैं वो मांसल व सरस हो जाते हैं और जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं। पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं और तने पत्ती जैसे हो जाते हैं। और अगला है वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए तनों पर क्यूटिकल की मोटी परत होती है। चूंकि वाष्पोत्सर्जन कम हो जाए इसलिए तनों पर क्या होता है, क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है। इसके बाद आप नागफनी का चित्र बना दीजिए, बबूल का बना दीजिए, बेर का बना दीजिए ताकि क्वेश्चन देखने में अच्छा लगे और अच्छे नंबर प्राप्त हों। फिर लिखेंगे कुछ मरुद्भिदी पौधों के उदाहरण नागफनी, बबूल, बेर, घीक्वार, कैक्टस, एगेओ आदि हैं। ये मरुद्भिदी पौधों के उदाहरण होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक क्या है, किन्हीं 2 संकटग्रस्त जंतुओं के नाम लिखिए। यहाँ पर पॉइंट डालेंगे, 4 का घा लिखेंगे। रेड डाटा बुक हेडिंग वन्य जीव संरक्षण के लिए रेड डाटा बुक अथवा लाल आंकड़ों की किताब, हिंदी में क्या कहा जाता है, लाल आंकड़ों की किताब को प्रकाशित किया गया था। किसके लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए। इस बुक में देश के समस्त जंतुओं व पौधों की छाती आशंकित जातियों को शामिल किया गया है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि इस किताब में विलुप्त हो रही दुर्लभ हैं उन जातियों की सूची इसमें है। उन जातियों को नोट किया गया है, लिपिबद्ध किया गया है। मतलब इसमें सभी छाती आशंकित जातियों का लेखा जोखा है। और इस किताब का उद्देश्य खो रही या विलुप्त हो रही जीव जातियों को संरक्षण प्रदान करना है। ऐसी जातियां जो विलुप्त हो रही हैं उनको संरक्षण प्रदान करना है। और इसमें संसार की 18,000 प्रजातियों के नाम हैं। ये जो रेड डाटा बुक है इसमें संसार की 18,000 प्रजातियों के नाम हैं। कस्तूरी मृग, भारतीय गैंडा, एशियाई शेर आदि प्रमुख संकटग्रस्त जंतु हैं। 2 उदाहरण पूछे गए थे, मैंने 3 लिख दिया, आप 2 ही लिखिएगा। कस्तूरी मृग है, भारतीय गैंडा है या एशियाई शेर है, ये संकटग्रस्त जंतु हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 का लघु बीजाणु जनन से क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। आइए इसको समझ लेते हैं। उत्तर संख्या 5 का लिखेंगे लघु बीजाणु जनन में प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। यानी एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और ये चारों लघु बीजाणु विभिन्न प्रकार से जुड़े रहते हैं जिन्हें चतुष्क कहा जाता है। 4-4 के जोड़े में जुड़े होते हैं। जैसे रैखिक है या लाइनर कहा जाता है, समद्विपार्श्विक है, क्रासित है, टी आकार के होते हैं, चतुष्फलकीय होते हैं। ये इनके अलग अलग जुड़ाव के आकार होते हैं, संरचनाएं होती हैं। और आपको बता दें चतुष्क से चारों परागकण अलग हो जाते हैं। धीरे धीरे करके क्या होते हैं कि जो चतुष्क में लगे होते हैं वो चारों परागकण अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह से आप इनका चित्र भी बना सकते हैं विभिन्न प्रकार के चतुष्क के। तो लघु बीजाणु जनन हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए इस तरह से स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बना देना है। बढ़िया सा उत्तर संख्या खा डालेंगे, 5 का खा, और इस तरह से द्विकुंडली मॉडल आपको अच्छे से बना देना है। चित्र आप कहेंगे तो इसको बनाना भी अच्छे से बता दिया जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ओजोन परत किसे कहते हैं, यह परत कैसे क्षीण हो रही है। तो 5 का गा डालेंगे, उत्तर संख्या 5 का गा डालेंगे और लिखेंगे वायुमंडल के समतापमंडल में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु पाए जाते हैं। यानी O3 होती है, जो ओजोन है ये O3 होती है। और कहां पाई जाती है, समतापमंडल में पाई जाती है। समतापमंडल में ये होती है। और आपको बता दें इसमें जो सूर्य होता है, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, पराबैंगनी जो किरणें निकलती हैं, ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। जो समतापमंडल में O3 होती है या ओजोन परत होती है, ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी तक नहीं आने देती है। अगर ये पराबैंगनी किरणें, जो पराबैंगनी किरणें हैं, ये पृथ्वी तक आ जाएं तो मनुष्य की त्वचा झुलस जाएगी, त्वचा कैंसर हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, हानिकारक होती हैं, जहरीली होती हैं। तो ये हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। और ये क्षीण क्यों हो रही है, तो CFC गैस से, CFC जो रेफ्रिजरेटर से निकलती है CFC गैस, उसकी वजह से जगह जगह से इसमें छिद्र हो रहे हैं, इसलिए ये क्षीण हो रही है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि अगला क्वेश्चन है 5 का घा अपरा की परिभाषा
और इसके कार्य लिखिए। तो देखिए डालेंगे 5 का घा और अपरा की परिभाषा लिख देंगे। ब्लास्टुला गर्भाशय से जुड़ा नहीं होता है और इस समय तक स्वयं के पोषण पर निर्भर रहता है। गर्भाशय से जुड़ा नहीं इसलिए स्वयं के पोषण पर निर्भर है। और इसके बाद ब्लास्टुला गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित होकर उससे पोषण प्राप्त करने लगता है। धीरे धीरे करके वो जुड़ जाता है और पोषण प्राप्त करता है। और ब्लास्टुला के चारों तरफ एक विकास होता है जिसे कोरियन कहा जाता है या जरायुज बन जाता है। उसके चारों ओर कोरियन या जरायुज निर्माण हो जाता है और जरायुज अंकुर पर भीतरी सतह पर झिल्ली बन जाती है जिसे एमनियन कहा जाता है। और कोरियन असंख्य अंगुली जैसी रचनाएं बना लेता है जिसे जरायु अंकुर कहा जाता है। और इन्हीं अंकुर के द्वारा कोरियन का संबंध गर्भाशय की दीवार से हो जाता है और गर्भाशय के अंतः स्तर पर भी अंकुर बन जाते हैं जो गर्भाशय और भ्रूण से भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से जोड़ देते हैं। इसी जोड़ को क्या कहा जाता है? अपरा कहा जाता है या प्लेसेंटा कहा जाता है। और फिर देखिए इस तरह से चित्र बना देंगे, बढ़िया सा चित्र सुंदर सा बना देंगे अपरा का या प्लेसेंटा का, तो अच्छे नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से चित्र बनाएंगे। फिर अपरा के कार्य भी लिख देंगे। गैसियस एक्सचेंजेस होते हैं, गैसों का आदान प्रदान होता है, विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजनस जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलते हैं और भोजन भी इसी के माध्यम से बच्चे को जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए फिर 6 का है मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। तो देखिए प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र आप बढ़िया से बता सकते हैं और इस पर फुल वीडियो मेरे हाथों से चित्र बनाया गया अपलोडेड है। आप लोग जाइए समझिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। इसे लिखने के बाद पूरा वो चक्र बना दीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए उत्तर संख्या 6 का खा डालेंगे क्योंकि 6 का खा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और लिखेंगे अलग अलग मनुष्यों के डीएनए के विशेष क्षेत्रों में न्यूक्लियोटाइड के विन्यास की अंतर की तुलना द्वारा उनको पहचाना जाता है और समानताओं व विभिन्नताओं के आधार पर 2 मनुष्यों के डीएनए को मैच किया जाता है। 1985 में इसको कैरी मुलिस ने खोजा था, कैरी मुलिस ने। देखिए डालेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्रियाविधि और ये कैसे करेंगे, तो इसके बारे में फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है कि कैसे इसको लिखेंगे, कैसे करेंगे, सब कुछ बताया गया है। फिलहाल यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप चित्र बनाइएगा। बढ़िया सा सैंपल लिया गया है, सैंपल का आइसोलेशन किया गया, आइसोलेशन से डीएनए निकल आया है, फिर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से इसको कट किया गया है, छोटे बड़े खंड आ जाएंगे, फिर इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाएगा और फिर नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन के द्वारा सर्दन ब्लॉटिंग करके प्रोब डाला जाएगा और प्रोब डालने के बाद फिर एक्सरे करके इस तरह से पहचाना जा सकता है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में मैंने इसको चित्र से समझाया हुआ, आप लोग हमारे चैनल पर जाकर के देख लीजिए। क्वेश्चन है बहुजीनी वंशागति क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो बहुजीनी वंशागति पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, अच्छी तरह से समझाया गया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के उत्पादन व लाभों व हानियों की तुलना कीजिए। देखिए इसको भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित, उत्तर संख्या 6 का घा डालेंगे और इस तरह से आप लिख देंगे। यार इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप चाहें तो यहां से भी देख सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है, या फिर मनुष्य के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। तो आप मनुष्य के नर जनन तंत्र का चित्र बनाइए नामांकित और उसका बढ़िया से वर्णन कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। फिर अगला है लिंग निर्धारण क्या है, पक्षियों में लिंग निर्धारण की क्रिया का वर्णन कीजिए। लिंग निर्धारण क्रिया का भी वर्णन मैंने किया हुआ है, बताया हुआ है, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए जल्दी से आपको दिखा देते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के इसको देख सकते हैं अच्छी तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें निषेचन क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसको देख लीजिए। निषेचन किसे कहते हैं, मनुष्य में होने वाली क्रियाओं का उल्लेख कीजिए तथा अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश का नामांकित चित्र बनाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद पुनर्योजन डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं, ये तो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चिकित्सा में इसका क्या उपयोग है, अथवा ट्रांसजेनिक जंतु, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।